देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भूमिका पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बागी सांसदों द्वारा एनसीपीआई में प्रस्तावित विलय और उन्हें अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर कोई त्वरित फैसला नहीं लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनने और आवश्यक कानूनी परामर्श प्राप्त करने के बाद ही अंतिम निर्णय करेंगे। माना जा रहा है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में पहले इस पूरे मामले पर कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस सांसदों के समूह को भी ईमेल भेजा है। इसके तहत संबंधित सांसदों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि उनकी राय और पक्ष को भी विस्तार से सुना जा सके। माना जा रहा है कि अध्यक्ष कार्यालय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहता है। संसदीय परंपरा और संवैधानिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बागी सांसदों की ओर से रखी गई मांग पर निर्णय लेने से पहले विस्तृत कानूनी राय प्राप्त की जानी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय विधि मंत्रालय से लिखित सलाह मांगी जा सकती है। मंत्रालय वरिष्ठ कानूनी अधिकारियों और संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद अपनी राय देगा। सूत्रों के अनुसार लिखित कानूनी राय लेने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकसभा अध्यक्ष का फैसला पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी आधार पर टिका हो। यदि भविष्य में इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी जाती है तो वे न्यायिक समीक्षा और कसौटी पर भी खरा उतर सके। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राजनीतिक और संवैधानिक विशेषज्ञ भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लोकसभा में पूर्व महासचिव और संवैधानिक मामलों के जानकार पीडीटी आचार्य ने इस विषय पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 का हवाला देते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय केवल संगठनात्मक स्तर पर हो सकता है। उनके अनुसार केवल सांसदों या विधायकों का समूह अपने स्तर पर किसी दूसरे दल में विलय नहीं कर सकता। यदि किसी राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व औपचारिक रूप से विलय का निर्णय लेता है तभी उनके निर्वाचित प्रतिनिधि उस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने भी इस घटनाक्रम को भारतीय संसदीय राजनीति का एक नया प्रयोग बताया है। उनके अनुसार दल बदल विरोधी कानून और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसी स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है जहां किसी दल के कुछ सांसद स्वतंत्र रूप से दूसरे राजनीतिक दल में विलय का दावा करें। उन्होंने कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम कई कानूनी जटिलताओं को जन्म दे सकता है और इसकी वैधता को लेकर भविष्य में लंबी कानूनी प्रक्रिया भी देखने को मिल सकती है। पूर्व अधिकारी का मानना है कि यदि इस प्रकार के विलय को मान्यता दी जाती है तो इससे भविष्य में अन्य राजनीतिक दलों और संसदीय समूहों के लिए नई मिसाल बन सकती है। दूसरी ओर यदि इसे असंवैधानिक माना जाता है तो बागी सांसदों को दल बदलना कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना भी पड़ सकता है। इसी कारण ये मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक महत्व का भी हिस्सा बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि उनका फैसला न केवल राजनीतिक रूप से संतुलित हो बल्कि संवैधानिक रूप से भी मजबूत हो। संसद की गरिमा, दल बदल विरोधी कानून की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। निर्णय भविष्य की कई राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करेगा। फिलहाल इस मामले में सभी पक्षों की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर टिकी हुई है। मानसून सत्र से पहले आने वाले उनका फैसला न केवल तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा बल्कि ये भी स्पष्ट करेगा कि भारतीय संसदीय व्यवस्था के इस तरह के विलय और समूह परिवर्तन को नए नजरिए से देखा जाएगा। आने वाले दिनों में कानूनी राय, राजनीतिक तर्क और संवैधानिक व्याख्याएं इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगी।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जयपुर में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बड़ा राजनीतिक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ हो सकता है। हालांकि आरोप की अभी तक किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी या पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। फिलहाल अभिजीत दिपके नागपुर में मौजूद हैं, जहां उनकी पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित हुआ है। पार्टी ने बताया है कि नागपुर में संविधान चौक पर दोपहर 4 बजे प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। जयपुर की घटना के बाद इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। दिपके ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि जब भी कोई सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। उन्होंने इसे सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। उनका दावा है कि विरोध की आवाज दबाने के कोशिशों में अक्सर ऐसा किया जाता है। यह घटना 15 जून को जयपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई थी। उस समय सीजेपी नीट पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा के कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही थी। अब इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ युवकों ने दिपके पर हमला बोल दिया। घटना के तुरंत बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, लेकिन सीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस की मौजूदगी में हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने बाद में 5 युवकों को हिरासत में लिया, जिन पर शांति भंग का आरोप लगाया गया। आरोपियों की पहचान रोहित शर्मा, राकेश गुज्जर, अजय शर्मा, कुलदीप सिंह और शेखावत और निकेतन के रूप में भी हुई है। इन लोगों ने कथित तौर पर कहा है कि सीजेपी की कार्यशैली और दिपके के बयान से नाराज थे वो लोग। और इसी बीच नागपुर में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस प्रदर्शन में 2000 से अधिक लोग शामिल होने की संभावना है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 640 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में 470 पुरुष और 170 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटारा किया जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में नीट पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। जयपुर की घटना और नागपुर में प्रस्तावित प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया है। वही अगली खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में संभावित टूट और महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर जैसी चर्चाओं के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अभी संघर्ष का समय है और आने वाले वक्त में बदलाव लेकर आएंगे। रविवार को मुंबई स्थित मातृश्री में हुई एक बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कहा कि आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल जरूर आएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वे मौजूदा परिस्थितियों को सहन करें और संगठन को मजबूत बनाए रखें। उनके इस बयान को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर मौजूदा सियासी अस्थिरता और संभावित टूट की चर्चाओं के बीच आया है। सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे इस दौरान वर्ष 2022 में हुई शिवसेना की बड़ी टूट का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उस समय 40 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे, जबकि वे खुद मुख्यमंत्री पद पर थे। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जो घटनाएं उस समय सामने आ रही थी, क्या उन्हें उसकी जानकारी थी? तो उन्होंने बोला कि उसको उनकी जानकारी नहीं थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें उस स्थिति की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने किसी को रोकने या दबाव डालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग जानना चाहते हैं उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनको जाने देना चाहिए। ना ही उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश की और ना ही किसी के खिलाफ फाइल तैयार करने या दबाव देने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे का यह भी बयान सीधे तौर पर है कि 2022 की राजनीतिक घटनाओं और शिवसेना में हुई टूट की पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है, जिसे महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया था। उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं को यह भी संदेश दिया है कि पार्टी छोड़ने वाले लोग एक दिन अपने फैसले पर पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उनके इस बयान को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने आगामी 22 जून को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक मुंबई के शिवालय में
आयोजित की जाएगी, चूंकि 22 जून से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए सभी विधायक पहले से ही मुंबई में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में संगठन की रणनीति, आगामी सत्र में सरकार को घेरने के मुद्दे और पार्टी के अंदरूनी एकजुटता पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि विधायकों के टूटने की कोई आशंका नहीं है और सभी नेता एकजुट हैं। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भी इस सत्र को लेकर मांग की है कि इसमें 1 महीना और बढ़ाया जाए ताकि सभी मुद्दों पर विस्तार रूप से चर्चा हो सके। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उद्धव ठाकरे का ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासी टकराव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलों के भीतर संभावित टूट और पुनर्गठन की चर्चाएं भी लगातार जारी हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये संदेश उनके गुटों के लिए एकजुटता बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में 22 जून की बैठक और मॉनसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में और अधिक स्पष्टता आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के सीएम धामी जो है पहुंचे हैं कर्तव्य भवन। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, अमित शाह के साथ जो है बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। उत्तराखंड के सीएम का जो है ये बैठक अमित शाह के साथ हो रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी के साथ जो है ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा होने वाली है। अमित शाह के साथ ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर बाद बैठक जो है स्टार्ट होने वाली है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 24 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़िता वायुसेना के एक अधिकारी की पत्नी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी की पहचान 26 वर्षीय अयाज ताज मदारी के रूप में हुई है, जो पीड़िता का स्कूल सहपाठी रह चुका है। इसी पुराने परिचय का फायदा उठाकर उसने महिला के साथ जो है दुष्कर्म किया है। इसी जो है कनेक्शन का फायदा उठा के वो महिला के संपर्क में आया और बाद में उससे कथित तौर पर जबरन अपने जाल में फंसाया। शिकायत के मुताबिक फरवरी 2025 में आरोपी ने महिला से प्लॉट खरीदने के बहाने संपर्क किया और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां कथित तौर पर उसे जूस में नशीला पदार्थ मिलाया गया और उसके बाद बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म तो किया ही, उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाई। पीड़िता का आरोप है कि इस आपत्तिजनक वीडियो को उसने प्रयोग करके उसको ब्लैकमेल किया और कई बार उसका शारीरिक शोषण भी किया। इसके साथ ही उससे लाखों रुपए की वसूली भी की गई। मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता का जबरन धर्मांतरण कराया गया और इस प्रक्रिया में अयाज के साथ उसके सहयोगी अमीन शेख और एक मौलाना की भूमिका भी बताई जा रही है, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई भी की है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अयाज को जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही अमीन शेख को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी जो कथित तौर पर धार्मिक प्रक्रिया से जुड़ा बताया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है और वो फिलहाल फरार है। पीड़िता के पति जो भारतीय वायुसेना में अधिकारी हैं और वर्तमान में अन्य शहर में तैनात हैं, जब वे हाल ही में घर लौटे तो महिला ने उन्हें पूरी घटना जो है बताई। इसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, जबरन वसूली, धमकी देने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और अन्य संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही अघोरी प्रथाओं और काला जादू से भी जुड़ने के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी
जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला शहर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि बेहद जरूरी है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।